Good morning, dear students. Students, in today's class, we discuss our next history topic, medieval India. So, students, medieval India या मध्यकालीन भारत किसे कहा जाता है, ये आज हम समझेंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और कैसे इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, इतने बेसिक, इतने सरल तरीके से हम हिस्ट्री को समझते चलेंगे कि आपको जस्ट चीज़ें समझनी है, रटना कुछ नहीं है, रट्टे वाली कोई बात नहीं है इसमें. जस्ट आपको डेट और टाइमलाइन पता हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में टैकल कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, मिडाइवल इंडिया में आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत की, जिसे सल्तनत पीरियड भी कहा जाता है. और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे होती है ये आगे हम डिस्कस करेंगे. सो इसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड था वो 1206 से लेके 1526 1526. स्टूडेंट्स, 1526 के बाद 1526 में बेसिकली इंडिया के ऊपर बाबर ने हमला किया था. 1526 के बाद फिर मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है. और मुग़ल एम्पायर जो है वो कब तक रहता है, जब हमारे देश में फॉरेन इन्वेजन्स, ब्रिटिश, यूरोपियंस आप कह सकते हो, ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट होता है. ठीक है, तब तक जो है इंडिया पे मिडाइवल टाइम पीरियड चलता है. तो उस टाइम फ्रेम को, उस टाइम पीरियड को मध्यकालीन भारत या मिडाइवल इंडिया कहा जाता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो दिल्ली सल्तनत है, इससे पहले इसका कुछ हम बैकग्राउंड समझेंगे कि शुरुआत कैसे हुई थी. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इंडिया के ऊपर जो पहला मुस्लिम इन्वेजन था, फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था वो कब हुआ था, 712 AD में, 712 AD में हुआ था स्टूडेंट्स. इस मुस्लिम इन्वेजन को किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने. ठीक है जी. तो सिंध प्रांत के ऊपर ये वहाँ के एक रूलर पे अटैक करते हैं, हिंदू रूलर पे. और जो ये इन्वेजन था बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा वेल्थी कंट्री समझा जाता था शुरू से ही. तो इन्वेजन होता है सिंध प्रांत के ऊपर पहला, और जो पहला मुस्लिम इन्वेजन था, ठीक है, फॉरेनर इन्वेजन. इन्वेजन का मतलब आप कह सकते हो हमला. ठीक है जी. तो आते थे, लूट के चले जाते थे उस टाइम पे. मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट इन्वेडर, 712 AD. आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़र्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था और किसने किया था. 712 AD. ठीक है. AD मीन्स एनो डोमेन. स्टूडेंट्स, आप AD की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, BC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. AD का मतलब क्या होता है. AD मीन्स एनो डोमेन. या आप कई बार कुछ अपनी पुरानी NCERT की बुक्स या कोई स्टेट बोर्ड की बुक्स उठाओगे या गूगल पे कई बार सर्च करोगे, वहाँ पर आफ्टर डेथ वर्ड भी आ जाता है. तो AD का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है, ठीक है, उनकी डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसको AD कह देते हैं. AD की फुल फॉर्म क्या है, एनो डोमेन. ठीक है जी, उनके जन्म के बाद का टाइम पीरियड. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. ठीक है, अंडरस्टैंड. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय, जब उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले वाले टाइम पीरियड को हिस्ट्री में काउंट किया जाता है, उसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं. ठीक है, बेसिक पॉइंट है. सो फर्स्ट टर्क्स इन्वेजन. सो स्टूडेंट्स, जो हमलावर टर्की से आते थे, ठीक है, आपको पता ना टर्की कंट्री है, टर्की की कैपिटल क्या है, इस्तांबुल. तो टर्की से जो हमलावर आते थे, उन टर्किश रूलर्स को, उन टर्किश इन्वेजन्स को टर्क्स रूलर कहा जाता था. तो पहले जो दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स, वो सब के सब टर्किश रूलर ही होंगे. तो जो टर्क्स, पहला जो टर्क था, जो हमलावर था, वो था महमूद गजनवी. स्टूडेंट्स, जो गजनवी था, इसने 998 से लेके 1030, ठीक है, 998 से लेके 1030, 1030 AD तक लगभग भारत पे 17 टाइम रेड किया. 17 बार भारत पे हमला किया और इंडिया को लूट के ले जाता रहा. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली लूटने का मतलब क्या होता था, इन द सेंस कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस लैंड, बहुत ज़्यादा वेल्थियस्ट
लैंड समझा जाता था, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी ये चीज़ें समझी हुई हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी थी एग्रेरियन बेस्ड इकॉनमी थी, ठीक है जी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, वेल्थ अच्छी थी कंट्री की। तो इवन पुराने ज़माने में स्टूडेंट्स क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड समझाता हूँ कि इंडिया में लोग अपना गोल्ड, उस टाइम पे कोई बैंक वगैरह तो होते नहीं थे, इवन वो लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा था, लोग अपना गोल्ड जो है वो टेम्पल्स में रख देते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे चोरी वगैरह का कुछ लाइक कि कोई इन्वेजन का किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कहीं से कोई एक्सटर्नल टेरिटरी से बाहर किसी और जगह से हमला करके जाएगा देश पे, ठीक है, कंट्री पे के ऊपर। तो बेसिकली लोग जो थे उस टाइम पे आइडल वर्शिप करते थे, आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे, और अपनी बहुत सारी जो वेल्थ है, जो जमा पूंजी है, वो टेम्पल्स में ही रखते थे। तो इस तरीके से जो टर्क्स थे, जो या आप कह सकते हो मिडल ईस्ट कंट्री के जो हमलावर थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर इन्वेजन किया, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि एक ऐसा देश है जहाँ पर खुले में ही ऐसी मतलब कि लोगों का गोल्ड वगैरह, लोगों की वेल्थ पड़ी रहती है, ठीक है, जाके लूट के आते हैं। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स कोई इंडिया की कोई प्रॉपर टेरिटरी तो थी नहीं, कोई लैंड बाउंड्री, कोई लिमिट्स तो थी नहीं कि जहाँ पर कोई प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी होगी, ठीक है। छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे राज्य थे, आपस में छोटी छोटी रियासतें थी, ठीक है जी। तो वो कोई भी एक रियासत के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो दूसरा पड़ोस वाला उसको कोई सपोर्ट नहीं करता था। सिंपल जैसे आप देखते हो कि अगर आपके बगल में कोई झगड़ा हो रहा है तो आप जाकर सिर्फ खड़े होकर देखते हो, जाकर उस झगड़े को सॉल्व नहीं कराओगे, रोकोगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया के ऊपर पहले जो इन्वेजन्स होती रही थी उसका यही कारण था स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जो महमूद गजनवी था स्टूडेंट्स, इसने लगभग इंडिया के ऊपर 17 टाइम रेड किया, 17 टाइम अटैक किया, और स्पेशली ये टेम्पल्स को अपना निशाना बनाता था। और स्टूडेंट्स इंडिया का बहुत फेमस टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, ठीक है जी, गुजरात में। 17th रेड, ये जब लास्ट अपनी रेड सोमनाथ टेम्पल आके हमेशा टेम्पल्स को ही अपना टारगेट करता था, तो जब लास्ट टाइम सोमनाथ टेम्पल को लूट के ले जाता है तो रास्ते में जाते समय इसकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टर्किश इन्वेजन था वो था मोहम्मद गौरी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गौरी को एज अ मुस्लिम रूलर जिसने इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, मुस्लिम एम्पायर को इंडिया में आप कह सकते हो स्टार्ट किया था, समझा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम किस टर्किश इन्वेजर ने इंडिया के ऊपर हमला किया और उसने इंडिया में मुस्लिम एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर इज़ मोहम्मद गौरी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोहम्मद गौरी का बनता है स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी ऐसा रूलर था जिसने कि इंडिया में वॉर्स भी लड़ी। अभी तक जो हमलावर आ रहे हैं वो जस्ट आप कह सकते हो उन्होंने कोई एक मेजर वॉर नहीं लड़ी थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मेजर वॉर हुई थी बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है जी, पृथ्वीराज चौहान। सो स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किस टर्किश रूलर से हुई थी। आंसर इज मोहम्मद गौरी। अब इन चीज़ों को हम थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स। Okay students, so now come to the next point. So now see here first battle of the Rhine. So students जो first battle of the Rhine and second battle of the Rhine is a name of place, जगह का नाम है, ठीक है जी। तो जो ये तराइन की लड़ाई जो हुई थी ये किसके किसके बीच में हुई थी, बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स अब ये
बैटल ऑफ तराइन थी, ये बेसिकली इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्यों हुई थी? तो अब मोहम्मद गौरी जो था वो इंडिया में अपना मुस्लिम एम्पायर स्टार्ट करना चाहता था, मुस्लिम रूल, कि हम यहाँ पर अपना सेटअप जमा लें और हमको बार बार इन्वेड करने के लिए, इन्वेजन के लिए ना आना पड़े, रेड करने के लिए ना आना पड़े। ठीक है जी। सो होता क्या है जी, लेकिन जो दिल्ली के जो आप कह सकते हो उस टाइम पे पूरा का पूरा अजमेर, दिल्ली, इस रीजन के जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, चौहान डायनेस्टी के। पृथ्वीराज चौहान ने उनको रजिस्ट किया मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी जो है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं। ठीक है जी। देन मोहम्मद गौरी अगले साल फिर पूरी प्रिपरेशन के साथ दोबारा अटैक करते हैं और फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1192 में। ठीक है, एक साल बाद होती है। फर्स्ट हुई थी 1191 में, सेकंड हुई थी 1192 में। इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कुछ कारण थे यहाँ पर। मोहम्मद गौरी जो है थोड़ा सा लाइक आप कह सकते हो वॉर टैक्टिक्स यूज़ करता है और अपने लेवल पे बैटल को जीत लेता है। ठीक है, तो क्या होता है जी, जब बेसिकली तराइन के मैदान पे जब ये युद्ध होता है, जब ये लड़ाई होती है, तो पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे गायों को छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे गायें और बैलों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे जो गायें बैल होती हैं, आपको पता है कि हिंदू रिलीजन की जो आप कह सकते हो आइडियोलॉजी है कि हमला नहीं करना गायें बैल के ऊपर। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आती है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उन्होंने अपने हथियार जो है रोक देते हैं। ठीक है जी, अटैक नहीं करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद गौरी चालाकी से हमला कर देता है दो साइड से। ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी। फिर ये कुछ कारण थे, इस कारण से जो है मोहम्मद गौरी इस बैटल को जीत जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि मोहम्मद गौरी जैसे ही बैटल जीतता है तो उसके अपने टर्की में जहाँ पर उसका एम्पायर था वहाँ पर कोई दूसरा रूलर अटैक कर देता है। तो पुराने ज़माने में ऐसे होता था, अगर कोई रूलर कहीं पे लड़ाई पे गया है, किसी को पता चल गया, किसी को ये खबर मिल गई, जो गुप्तचर वगैरह होते थे, जो स्पाई होते थे, वो जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते थे, तो कोई दूसरा हमलावर जो है उसके किले पे या उसके आप कह सकते हो एम्पायर पे हमला कर देता था। तो इस चीज़ को देखते हुए मोहम्मद गौरी को इंडिया से जाना पड़ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी इंडिया से जाते जाते अपना एक बहुत ख़ास, बहुत काबिल स्लेव इंडिया में डिप्लॉय करके जाता है, इंडिया में नियुक्त करके जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्लेव डायनेस्टी से। कब हुई थी स्टूडेंट्स? 1206 में। 1206 में जो है मोहम्मद गौरी चला गया था इंडिया से और इंडिया में अपना एक बहुत ख़ास स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको नियुक्त करके गया था। अब आप कहोगे जी स्लेव ही क्यों? सो स्टूडेंट्स, बेसिकली कोई छोटा मोटा स्लेव नहीं था। आप कह सकते हो कि बहुत राजा का जो बहुत वफादार, मतलब कि राजा अपने किसी फैमिली मेम्बर पे इतना भरोसा नहीं कर सकता जितना उसको अपने स्लेव पे होता है, तो वो स्लेव को इंडिया में नियुक्त करके जाता है। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड कितना था? 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, ठीक है जी, तो उसके बाद दिल्ली में टोटली सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है। मींस अब वहाँ पर आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के आने के बाद मुस्लिम एम्पायर सेटअप हो चुका था। एंड स्टूडेंट्स, यहीं से ही फिर जाके आगे नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो स्लेव डायनेस्टी के ही रूलर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है जी, 1206 से लेके 1290 तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था स्टूडेंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ थे और लगभग 4 साल तक इसने रूल किया। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है बीच में। ठीक है, तो अब वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑल्सो नोन एज अ लक बख्श। लक बख्श,
लख बख्श मीन्स जैसे कि लाखों रुपए चैरिटी कर देना, डोनेट कर देना, और कुछ ऐसे कॉजेज़ करना लाइक जो मुस्लिम्स के लिए जो बहुत सही हो, लाइक इसने कुछ मोनूमेंट्स भी बनवाए। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत थी वो इस तरीके से होती है कि ये अपने मोनूमेंट्स भी बनवाने शुरू कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐतिहासिक इमारतें स्टूडेंट्स। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था स्टूडेंट्स, आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से मोनूमेंट्स बनवाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है जी। 2.5 दिन मीन्स 2.5, ठीक है। 2.5 दिन में जो एक मॉस्क जो बेसिकली अजमेर में, ठीक है, कहाँ पे, अजमेर शरीफ में जो है तैयार कर दी थी। बेसिकली जैन टेम्पल था, जैन टेम्पल की जो है लाइक आप कह सकते हो जो टॉप होती है, जो छत थी टेम्पल की, उसको हटा के डोम शेप उसके ऊपर छत लगा देते हैं, ठीक है। डोम शेप ऐसे गुंबद टाइप का, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट डोम शेप क्या होता है, जैसे गुरुद्वारा साहिब के भी ऊपर बना होता है। तो डोम शेप वाली छत रखवा देते हैं और 2.5 दिन के अंदर जो है मॉस्क को तैयार कर देते हैं और उसको नाम दे दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये किसने तैयार करवाया था स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा और क्या बनवाया था, कुतुब मीनार, ठीक है जी। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था कहाँ, दिल्ली में, अंडरस्टैंड। दिल्ली में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो एक स्टूडेंट्स छोटा सा क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की जो मीनारें हैं, ठीक है, कुतुब मीनार आपको पता है होना चाहिए कि 5 मंजिले एक बिल्डिंग है, वो क्यों बनाई गई थी, उसका क्या पर्पस था। लाइक मॉस्क का तो आपको पता है जी, जो मस्जिद है वो बनवाई गई थी कि वहाँ पर जो है लोग जाके प्रेयर कर सकें, ठीक है जी, नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन कुतुब मीनार इसलिए बनाई गई थी स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कारण, कि कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के जो है जो मौलवी है वो अजान दे सके, ठीक है जी। मीन्स जिस टाइम जो 5 टाइम की नमाज़ होती है वो पढ़ी जाए, ठीक है, उसका टाइम पीरियड हो गया तो जिस टाइम नमाज़ पढ़ने का टाइम होगा तो उस टाइम पे जितने भी दिल्ली में जो आसपास जो मुस्लिम्स लोग रहते हैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नमाज़ पढ़ सकें, ठीक है। तो ये उस टाइम पे, क्योंकि जो आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत का रूल स्टार्ट हो जाता है, तो जैसा ही रूल जो है टर्की में चल रहे होते हैं वैसे ही सब रूल्स जो हैं वो इंडिया में भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था स्टूडेंट्स, उसकी डेथ कैसे हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ जो है वो चौगन खेलते समय हो गई थी। चौगन मीन्स, चौगन किसे कहते हैं, आप कह सकते हो हॉर्स के ऊपर बैठ के जो हॉर्स पोलो टाइप गेम खेलते हैं, ठीक है, घुड़सवारी करते हैं और घोड़े के साथ साथ जो है जो हॉर्स पोलो टाइप होती है स्टूडेंट्स गेम, वो खेल रहा था, तो घोड़े से गिर के इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सो वाइल प्लेइंग चौगन, ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लगभग इसने 4 साल ही रूल किया था, ठीक है जी, और अपने उस टाइम पीरियड के दौरान इसने कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाई, ठीक है, इसको टाइटल दिया गया लख बख्श। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मॉस्क का निर्माण करवाया था, कुआतुल इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। कुआतुल इस्लाम जो मॉस्क थी स्टूडेंट्स ये दिल्ली में बनवाई थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर शरीफ में बनवाई थी, ठीक है, अजमेर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो ये है बेसिकली किसके ऑनर में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया
कि जो कुतुब मीनार है इसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, लेकिन कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन के बीच में ही इसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्लेइंग पोलो, ठीक है, हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है, चौगन खेल रहा होता है, वैसे उसको चौगन बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम पे इसकी डेथ हो जाती है। और इसने किसकी याद में वो कुतुब मीनार बनवाया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है जी। देन स्टूडेंट्स, इसकी डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर था वो था शमस-उद-दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो शमस-उद-दीन इल्तुतमिश कौन था? वो आगे इसका स्लेव था, ठीक है, तभी तो इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी भी इसको ही कहते हैं, ठीक है, सेम थिंग, सेम मीनिंग, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जो फेमस राइटर थे, ठीक है, एक था जी हसन उल निज़ामी, इसने बुक लिखी थी ताज उल मसीर, ठीक है, ताज उल मसीर के ऑथर हसन उल निज़ामी। और फ़खरुद्दीन, ये भी इसके टाइम पे बहुत फेमस ऑथर रहा था जी, इसने बुक लिखी थी तारीख़ ए मुबारक शाही, तारीख़ ए मुबारक शाही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्पेशली कई बार एग्जामिनर फोकस रखता है कि एक साइड आपको ऑथर्स के नेम और एक साइड बुक्स के नेम, चार चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है जी, जैसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, शमस-उद-दीन इल्तुतमिश जो था, इसका टाइम पीरियड कितना था? 1211 से लेके 1236 AD तक। और शमस-उद-दीन इल्तुतमिश स्टूडेंट्स कौन था? आगे स्लेव था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स इतना पॉइंट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो इल्तुतमिश है ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाता है, ठीक है जी, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन बीच में रह जाता है, फिर आगे ये उस चीज़ को कंप्लीट करवाता है। और इल्तुतमिश के टाइम पे स्टूडेंट्स मंगोल इन्वेजन हुआ था चंगेज़ खान का, ठीक है जी, बट आप ये कह सकते हो कि इल्तुतमिश की कुछ ऐसी पॉलिटिकल स्किल्स के कारण वो इन्वेजन को रोकने में कामयाब रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमस-उद-दीन इल्तुतमिश ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू टाइप्स ऑफ कॉइन स्टार्ट किए थे, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लो। इल्तुतमिश स्टार्टेड न्यू टाइप्स ऑफ कॉइन, इसने दो प्रकार के नए सिक्के शुरू किए, नए कॉइन शुरू किए, टंका एंड जीतल। टंका एंड जीतल, तो ये दो कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन एंड कॉपर कॉइन। सो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स हैं वो इंडिया में करेंसी, इंडिया में कॉइन स्टार्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। कॉइन स्टार्ट किए थे टंका एंड जीतल, ठीक है जी, टंका एंड जीतल, टंका इज़ अ सिल्वर कॉइन, जीतल इज़ अ कॉपर कॉइन। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि कॉइन्स किसने शुरू किए थे? इल्तुतमिश ने। अंडरस्टैंड। सो इल्तुतमिश ने अपनी एक 40 नोबल्स की, नोबल ऑफ 40 रूलर्स एक अपने दरबार में, मतलब कि 40 खास मंत्री, 40 खास नोबल्स के लिए एक नियुक्त करता है, ठीक है, उसको नाम दिया गया था चहलगानी, ठीक है जी, नोट कर लो स्टूडेंट्स। चालीसा भी कहा जाता था, चालीसा मीन्स 40s, और चहलगानी, चहलगानी मीन्स के ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, 40 खास ऐसे मंत्री जो उसके सलाहकार होंगे, जैसे एग्जांपल ले लो जो होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जो फेमस ऑथर था उसका नाम क्या था? मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज ने बुक लिखी थी तबाक़त-ए-नसीरी, तबाक़त-ए-नसीरी। अंडरस्टैंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो।
बेसिक पॉइंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज़ रूलर रज़िया सुल्तान। स्टूडेंट्स, रज़िया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की डॉटर होती है। इल्तुतमिश अपने लड़कों को छोड़ के रज़िया सुल्तान को नेक्स्ट रूलर अपॉइंट करता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, रज़िया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन को बनाया जाता है। जो इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ अपने सन को बनाती है रुकनुद्दीन को नेक्स्ट रूलर। इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन रुकनुद्दीन एक अच्छा, एक सफल आप कह सकते हो एक रूलर, एक राजा नहीं बन पाता और रज़िया सुल्तान को मौका मिलता है दिल्ली सल्तनत पर रूल करने का। सो स्टूडेंट्स, रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड था वो था 1236 से लेके 1240 तक, 4 साल ही रूल करती है। फर्स्ट मुस्लिम लेडी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। आंसर इज़ रज़िया सुल्तान। ठीक है जी। अब रज़िया सुल्तान जब दिल्ली सल्तनत की रूलर बनती है तो बहुत सारे जो नोबल्स थे, जो अभी आपने पढ़ा कि जो चालीसा में जो 40 ग्रुप ऑफ नोबल्स का था, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि एक वुमेन हम पे रूल करे, बिकॉज़ वो कहते थे जी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि वुमेन मेल के ऊपर रूल करे कोई, तो मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी को वो कहते जी इस्लाम प्रमोट करता है। देन रज़िया सुल्तान का एक बहुत ख़ास स्लेव था याकूत। ठीक है, याकूत के साथ एक बार वो पंजाब वाले रीजन से होते हुए दिल्ली, हरियाणा इस रीजन को आती है, तो बठिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया, उसको पता चलता है कि उस एरिया से रज़िया सुल्तान निकल रही है, तो वो अटैक करता है, हमला करता है और याकूत को मार के रज़िया सुल्तान को कैप्चर करके अरेस्ट करके अपने किला मुबारक बठिंडा में ले जाता है। देन बाद में रज़िया सुल्तान के साथ मैरिज करके वो दोनों दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं कि जी अब बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत की हेड थी उसके साथ मैरिज कर रही है अल्तुनिया ने। अल्तुनिया जो है रज़िया सुल्तान के साथ जब दिल्ली को आ रहा होता है कि अब मैं दिल्ली सल्तनत का हेड बनूंगा, तो रास्ते में ही कॉन्स्पिरेसी होती है जी इन दोनों के ख़िलाफ़। जो ग्रुप ऑफ नोबल्स मैंने अभी आपको बताया, जो चालीसा के जो नोबल मिनिस्टर्स थे, वो अटैक करके इनको मरवा देते हैं। तो इस तरीके से रज़िया सुल्तान की डेथ हो गई थी। अंडरस्टैंड? तो रज़िया सुल्तान का जो चैप्टर है यहाँ पे क्लोज हो जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज़ बलबन। बलबन जो था आगे ये भी उनका स्लेव ही होता है। रज़िया सुल्तान के बाद दोबारा उसके भाई दिल्ली सल्तनत के एक बार हेड बनते हैं, बट वो एक अच्छे आप कह सकते हैं रूलर साबित नहीं हो पाते। और बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, बलबन का पूरा नाम क्या था स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो बलबन जो था स्टूडेंट्स, इसका टाइम पीरियड क्या था 1266, 1266 से लेके 87 तक टाइम पीरियड था। बलबन सबसे पहला काम क्या किया, ब्रोक चालीसा। बलबन ने सबसे पहला काम ही यही किया, जैसे ही रूलर बनता है जो ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स था उस ग्रुप को ये तोड़ देता है। 40 के 40 मिनिस्टर्स को सर कलम कर देता है, सबके सर काट देता है। कहता है जी एक भी पुरानी कैबिनेट का एक भी मंत्री हमने नहीं रखना। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला काम क्या करता है, ब्रोक द चालीसा। एंड बलबन ने अपने आप को एक टाइटल दिया ज़िले इलाही। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ज़िले इलाही का टाइटल अपने आप को किसने दिया था, बलबन ने। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, शैडो ऑफ गॉड। ज़िले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब धरती पे भगवान तो है नहीं, लेकिन जो राजा है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, समझ लो। ठीक है, तो कहते हैं जी सब लोग जो है मुझे जो है मानेंगे पूजेंगे। और इसने एक सिस्टम शुरू किया, सिजदा एंड पेबोस, सिजदा सिस्टम एंड पेबोस। स्टूडेंट्स, सिजदा सिस्टम क्या था, सिजदा सिस्टम था कि कोई भी राजा को मिलने आएगा तो वो लाइक प्रोस्ट्रेशन, कोई राजा को मिलने आएगा तो वो राजा को गिफ्ट देगा। ठीक है, राजा को सलाम करेगा, हमेशा आते जाते राजा को जो है सर झुका के खड़ा रहेगा। तो ये था सिजदा सिस्टम, सिजदा करना। पेबोस था किसिंग किंग्स फीट। पेबोस सिस्टम क्या था, किसिंग
किंग फीट, ठीक है जी। तो मतलब कि राजा के पैरों को चूमेगा जो भी बंदा है, जो भी राजा को मिलने आ रहा है तो वो पेबोस राजा के कदमों को चूमेगा, ठीक है। मोनार्की सिस्टम को जो है सबसे ऊपर सुप्रीम मानेगा। इस तरीके के सिस्टम बलबन ने शुरू कर दिए। बलबन ने इंडिया में एक पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल भी शुरू किया था। स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु स्टार्टेड पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल, आंसर इज बलबन। और उस पर्शियन न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम क्या था? नवरोज़, ठीक है जी, नवरोज़। तो नवरोज़ क्या था? नवरोज़ जो था ये एक पर्शियन टाइप ऑफ न्यू ईयर फेस्टिवल था जो कि बलबन ने शुरू किया था। तो इस तरीके से बलबन जो है कुछ चेंजेस करता है, जैसे जैसे जो भी कोई रूलर बनता जाता है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाता रहता है सोसाइटी में, ठीक है। तो बलबन के कुछ ऐसे चेंजेस थे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बलबन के बाद जो है यहाँ पर आके दिल्ली सल्तनत का एंड होता है, ठीक है जी। बिकॉज द इसके बाद जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने इसमें पॉइंट डिस्कस किए दिल्ली सल्तनत के, वो सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स इस वीडियो की PDF मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। सो नाउ वी वाइंड अप आवर लेसन। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।